पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 14 दिन बीत चुके हैं। कब होगी कार्रवाई, क्या होगी कार्रवाई वाला सवाल अब क्यों हो रही मॉक ड्रिल में बदल गया है। सवाल यह भी है कि क्या भारत सरकार ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। सवाल यह भी कि क्या कश्मीर में आतंकी हमले का इनपुट सरकार के पास पहले से था, जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है। सवाल पाकिस्तान का भी है कि वो अब यूएनएससी के बाद कहां जाएगा, क्योंकि भारत को घेरने के लिए बुलाई गई बैठक में उसे खुद ही मुंह की खानी पड़ी। इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 14 दिन बीत चुके हैं। 2 हफ्ते पहले आज ही के दिन यानी मंगलवार को ही बैसरन घाटी में आतंकियों ने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई और आराम से भाग निकले। आज 14 दिन बीत चुके हैं। अब तक हमले में शामिल एक भी आतंकी पकड़ा नहीं गया है। जांच चल रही है, तलाशी अभियान भी चल रहा है। इन 14 दिनों में बहुत कुछ हुआ। सिंधु का पानी रोकने की घोषणा हुई, लोगों की आवाजाही रोक दी गई, एयर स्पेस बंद कर दिया गया। इस तरह के तमाम फैसले लिए गए, लेकिन लोगों को इंतजार है आतंक की जड़ पर कड़े प्रहार का। जहां से ये आतंकी तैयार होते हैं, फलते फूलते हैं, हथियार और ट्रेनिंग पाते हैं, उसके समूल नाश का इंतजार पूरा देश कर रहा है, वो जिस भी तरीके से हो। इसलिए लोगों की निगाहें दिल्ली में हो रही मीटिंग्स पर टिकी हुई हैं। पिछले 14 दिन से दिल्ली में मीटिंग्स का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर साउथ ब्लॉक तक मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। आज फिर से एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। एक मीटिंग केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी की, ताकि 7 मई यानी कल होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। अब सवाल है कि ये मॉक ड्रिल क्यों? जिस तरीके से सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, दबी जुबान में ही सही ये बात जरूर कही जा रही है कि युद्ध हो सकता है, और अगर नहीं भी होता है तो फिर अगर भारत कोई एक्शन लेता है और पाकिस्तान उसके जवाब में हमला करता है तो उसके लिए तैयारी जरूरी है। अगला सवाल यह है कि मॉक ड्रिल में आखिर होता क्या है। मॉक ड्रिल बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच लोगों को जागरूक करने, सावधान करने और उन्हें बचाव के लिए तैयार रखने का प्रयास है। सरकार ने साफ किया है कि यह खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन तैयारी जरूरी है। बाकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह ही चुके हैं कि जो देश चाहता है वो होकर रहेगा। खैर, मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा? पब्लिक वार्निंग सिस्टम की जांच होगी। एयर सायरन के जरिए लोगों को सतर्क किया जाएगा। ये परखा जाएगा कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो लोगों को सतर्क करने की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम्स, शैडो रूम्स की तैयारी को टेस्ट किया जाएगा। छात्रों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को बचाव और आत्मरक्षा के बारे में बताया जाएगा। ब्लैकआउट रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को सुरक्षित जगह तक ले जाने की प्रक्रियाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल देश भर के 244 जिलों में होगी। इन जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये वो जिले होते हैं जहां किसी आपदा या हमले जैसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रबंधन और ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। 2010 में इन जिलों की लिस्ट तैयार की गई थी और 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया था। आज दिल्ली में गृह सचिव ने सभी 244 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की और तैयारियों पर चर्चा की। मॉक ड्रिल की तैयारियों के विजुअल्स भी आज अलग अलग राज्यों से आए। मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है? क्या मॉक ड्रिल के बाद भारत सरकार कुछ बड़े कदम उठाने वाली है? सुनिए क्या है इस पर एक्सपर्ट्स की राय। ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि अगर आगे वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़प हो जाती है तो पब्लिक को अवेयर होना और तैयार रहना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन ये मामला जो है ये बहुत बिगड़ सकता है और युद्ध में जा सकता है। तो अगर युद्ध तक चला जाता है तो भारत की पब्लिक को तैयार रहना चाहिए। देखिए, लड़ाई हो गई यूक्रेन रशिया में, इसराइल ने क्या कर दिया, हूती के ऊपर क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, भारत की तैयारी एक किताब है वॉर बुक। वॉर बुक में हर एक मिनिस्ट्री का कर्तव्य लिखा हुआ है। रेलवे मिनिस्ट्री क्या करेगी, कैसे अगर जो आर्मी के ट्रुप्स भेजने हैं कितने रेक वगैरह ट्रेन जल्दी दे देंगे, बिजली डिपार्टमेंट का क्या है, वो क्या करेंगे,
सर्विसेज को तो पता है वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री क्या करेगी, ऑयल मिनिस्ट्री क्या करेगी, अपने देश के लिए तेल का बंदोबस्त करेगी ताकि उस समय में तेल की कमी ना पड़ी। तो आपने जो बोला कि वॉर बुक के हिसाब से होम मिनिस्ट्री सिविल डिफेंस के लिए इंचार्ज है, तो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनकी भी बैठक होगी। उसके लिए उन्होंने बताया कि सायरन होंगे हर एक व्यक्ति को, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबको पता होना चाहिए वो सायरन कब बजता है, किसके लिए बजता है। ब्लैकआउट तो हमने 71 और 65 वॉर में देखे हैं, ताकि हवाई जहाज को ऊपर आए उसको टारगेट ना मिले। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। इवैक्यूएशन बोला, कई लोग इवैक्यूएशन के लिए, मतलब अगर जो कुछ हुआ तो आपको पता होना ही कहाँ शेल्टर लेना चाहिए। शेल्टर भारत में है मेट्रो स्टेशंस, जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो सेफ्टी के लिए भी ऑल्सो है, हर एक देश में, भारत में भी लिखा हुआ है। तो गृह मंत्री ने ये जो बोला है क्रैश ब्लैकआउट, पूरा ब्लैकआउट प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बीते दिन यानी 5 मई को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी। ये बैठक पाकिस्तान की मांग पर बुलाई गई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान खुद को आतंकवाद पीड़ित बताते हुए यूएनएससी पहुंचा था। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जबकि उसके मंत्री संतरी खुद टीवी पर आकर बयान दे रहे हैं कि हां, हमने इतने सालों तक आतंकवाद को, आतंकवादियों को पाला पोसा और बड़ा किया, उन्हें हथियार दिए और लड़ने के लिए तैयार किया। पाकिस्तानी मंत्रियों के ये बयान पूरी दुनिया देख रही है। फिर वही पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बलूचिस्तान में अशांति फैला रहा है, पहलगाम में खुद ही अपने लोगों पर हमला करवा रहा है ताकि क्षेत्र में तनाव बढ़े और सिंधु का पानी रोका जा सके। इसी तरह की बेशर्मी भरी दलीलों के साथ पाकिस्तान यूएनएससी पहुंचा था। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 मेंबर अस्थायी होते हैं जो बदलते रहते हैं। पाकिस्तान अभी अस्थायी सदस्य है। उसने मीटिंग बुलाने की अपील की, मीटिंग बुलाई गई, लेकिन यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। मीटिंग में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को घेर लिया। आतंकवाद को बढ़ावा देने, संरक्षण देने को लेकर कड़े सवाल पूछे गए। ये जो हर रोज पाकिस्तान की ओर से एटम बम का पहाड़ा पड़ा जाता है, उसकी चर्चा भी हुई। सदस्य देशों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे तनाव बढ़ाने और उकसाने वाला कारक बताया। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश की दखल की कोशिश कर रहा था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए दखल से इनकार कर दिया। यहां तक कि इस बैठक में ना तो कोई प्रस्ताव आया और ना ही बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान आया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से यह जरूर कहा गया कि मीटिंग जिस उद्देश्य के लिए बुलाई गई थी वो काफी हद तक सफल रहा, जबकि भारत ने इसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स बताया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि मीटिंग के बाद लिखित बयान तो छोड़ दीजिए, एक मौखिक बयान भी नहीं जारी किया गया। ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को इस मीटिंग से क्या हासिल हुआ। Yes, not a statement, but an oral statement. A written statement is much higher. Not even an oral statement or a few points to the press were made. So you can clearly see that's the lowest form of response. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंटेलिजेंस फेलियर की बात लगातार कही जा रही है। विपक्षी दल सत्ता पक्ष से इस पर सवाल भी पूछ रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि पीएम मोदी को आतंकी हमले का इनपुट था। इसी वजह से उन्होंने 19 अप्रैल को प्रस्तावित कश्मीरी दौरा रद्द भी कर दिया था। रांची में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि 3 दिन पहले पीएम मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। सुनिए खड़गे ने क्या कहा। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने
कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। जवाब में भाजपा ने कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पाकिस्तान मीडिया की, आईएसआई की, पाकिस्तान के शासकों की भाषा बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। देश की सेना दुश्मन को जवाब दे रही है। देश की सरकार सेना को खुली छूट दे रही है। कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं और आप वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। कभी इनके नेता सिद्धारमैया सामने आते हैं, कभी सोच सामने आते हैं, कभी अजय राय आकर भारत के सुरक्षा में तैनात शस्त्रों का अपमान करते। ये एक विदेशी टूल किट के तहत देश की सेना के मनोबल को गिराने का घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी खेल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अपार दुख के बाद भी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों में जो हौसला और साहस है, वो देश के लिए संदेश है कि हमें एकजुट रहना है। राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन है। गुनाहगारों को ऐसी सजा मिले कि कोई हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की जुर्रत ना करे। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश आज इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि बीते 1 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन था और इस दिन उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ चलाए जा रहे हेट कैंपेन की निंदा की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हिमांशी को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया था। अब राहुल गांधी ने लेफ्टिनेंट नरवाल के घर जाकर परिवार से मुलाकात की है और एकजुट होने का संदेश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है सुप्रीम कोर्ट से। यह किसी मामले की सुनवाई से नहीं जुड़ी है। यह खबर है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया है। 1 अप्रैल को यह फैसला लिया गया था, जिसके बाद 5 मई को 21 जजों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जो डेटा जारी किया गया है उसके मुताबिक जस्टिस केवी विश्वनाथन सबसे अमीर जज है। उनकी कुल संपत्ति 120.96 करोड़ रुपए से अधिक है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी, जिसके बाद कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें भारी मात्रा में जले हुए नोट नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल हुआ तो जजों की संपत्ति वगैरह को लेकर काफी सवाल उठे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला लिया गया था, जो 5 मई को सार्वजनिक कर दी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी सार्वजनिक किया है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए क्या मूल्यांकन मानदंड अपनाए गए थे। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से है। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी टिप्पणी की जो चर्चा का विषय बन गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस समय देश में आरक्षण रेलवे के कोच की तरह हो गया है। जो लोग बोगी में घुस गए हैं वो नहीं चाहते कि बोगी में कोई और घुसे। यही पूरा खेल है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब हम आपको साथ लेकर चलने की बात करते हैं
तो और ऐसे लोगों की भी पहचान होगी जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे। उन्हें लाभ से क्यों वंचित रखा जाए? मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की डबल बेंच कर रही थी। बेंच ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस 4 हफ्ते में अनाउंस कर दिए जाएं और 4 महीने के भीतर इसे पूरा कर लिया जाए। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का दौरा किया, जहां वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन पिछले महीने हिंसक हो गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दौरे के दौरान हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति के लिए आलोचना भी की, जबकि राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में हिंसा के लिए राज्य में बढ़ते कट्टरपंथ को जिम्मेदार बताया है। गवर्नर ने कहा कि हिंसा की तैयारी पहले से थी, राज्य सरकार को इसकी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। गवर्नर ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, जांच आयोग बनाने और जरूरत पड़ने पर अनुच्छेद 356 लगाने की सलाह भी दी थी, जो राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। आज के खबरगांव समाचार में इतना ही। यह समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। खबरगांव को इसी तरह देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।